जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पदार्थ। जो आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग आज उसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पूरा आसपास के जो पदार्थ है लास्ट तक वीडियो के बने रहेगा। आपको लगभग आधा चैप्टर का जो कंफर्मेशन हो जाएगा। देखिए पदार्थ क्या होता है। मेन तो पहला हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या चीज होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पदार्थ क्या होगी, तो हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा, उसको क्या कहेंगे, पदार्थ। जो रखने के बाद क्या होगा, स्थान घेर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, आपके घर पे भैंस होगी कि नहीं, भैंस होगी तो उसको भैंस को देखते हो, उठाते हो तो उठती है कि नहीं, उठा तो पाओगे नहीं। तो वही समझो कि उसका कुछ ना कुछ भार, भाई उसका भार है तभी तो नहीं उठा पा रहे उसको। अब बैठने के बाद तो घेर लेते ही बड़ी भर की जगह, पूरा मतलब एक कियारी जगह घेर लेते, तो उसे ही क्या कह देंगे, पदार्थ। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है या दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पदार्थ से मिलकर ना बनी हो। तो पदार्थ क्या होता है, समझ में आ गया। हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, रखने के बाद कुछ ना कुछ क्या करे, जगह घेरे, उसे ही क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे चले हम लोग पदार्थ के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल, पदार्थ समझ में आ गया कि नहीं। आप मान लो समझ सकते हो क्या है, किताब है, किताब, मेज, ठीक है, लकड़ी, मोबाइल आदि। इस तरीके की जितनी भी चीजें आएंगी सब क्या कहलाएंगी, सब का सब क्या आएगा, पदार्थ कहलाएगा। समझ में आएगा कि नहीं पदार्थ। अब पदार्थ के बाद हम लोग चलते हैं, तो पदार्थ के देखे, पदार्थ की क्या होती है, अवस्थाएं। पदार्थ की मेन ध्यान देखना, पदार्थ की क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, अब हम लोग देख रहे थे पदार्थ की अवस्था क्या होती है। ठीक, तो मेन तरीके से क्या था कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है उसकी कोई ना कोई तो अवस्था होगी। जैसे आप लोग नॉर्मल 8 तक पढ़े हो तो उसमें आप लोगों को ये बताया गया होगा कि कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था, 5 अवस्था होती है। देखो पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं होती है, मेन आपको पढ़ना 3 है। कहीं भी आप देखोगे तो आपको 3 अवस्था मिलेगी, 5 लगभग, चौथी भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन जो 5वीं है वो तो ना के बराबर कहीं देखने को मिलवे नहीं करती। ठीक, लेकिन हम लोग देखेंगे, सबके विषय में जानेंगे एक एक करके। तो जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है वो उसका नाम क्या है, तो जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है उस अवस्था का नाम है हमारा ठोस। जो पदार्थ की पहली अवस्था है इसका नाम क्या है, ठोस। अब ध्यान दो, ठोस क्या होता है, तो भाई किसी भी चीज को किचकिचा के दाबो और जब वो ना चिपके या ना पिघले तो उसको क्या बोल दे, समझो ठोस है ना। नहीं समझ में, जैसे समझाते हैं। अब देखो ये जैसे मार्कर है, इसको हम कितनों किचकिचा के दाबेंगे, क्या है, दब जाएगा, दब के चिपक जाएगा एक में, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो आराम से, अगर आपको ठोस की परिभाषा बतानी है तो ध्यान रखना, ठोस की परिभाषा के लिए मेरे लिए बहुत कुछ नहीं है। आराम से देखो, ध्यान से समझो। जिसका आकार और वो आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ही क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। यानी हर वह वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित रहेगा, उसे ही क्या कह देंगे, ठोस कहेंगे। जैसे इसको एक बात, आप बाल्टी में डालोगे तो क्या इसका रंग बदल जाएगा, कमरे में रखोगे तो इसका रूप बदल जाएगा, नहीं, जितना वजन है उतने रहेगा। अब ये तो है नहीं कि मान लो मेज पे रखेंगे तो 2 किलो का, हाथ में लेंगे तो 2 ग्राम का हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ही क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके कण बहुत करीब होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं। ठीक है, इनके कण करीब होने के कारण, भाई कोई भी करीब होगा तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा। तो इनके कण क्या होते हैं, इनके कण पास 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 होते हैं तथा इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, ज्यादा। समझ में आ रहा है नहीं, आया समझ में। इनके कण क्या होते हैं कि दूर दूर होते हैं और इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। और परिभाषा तो आपको पता है कि जिसका आकार और आयतन जो है दोनों ही निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे।
ठोस के बाद जो पदार्थ की दूसरी अवस्था आती है वो आती है द्रव। पदार्थ की दूसरी अवस्था का नाम क्या है? द्रव। क्या नाम है? द्रव। अब ध्यान दो, द्रव किसे कहेंगे? तो आपको एक बात बता दें, तो जिसका आयतन तो जो है क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आपको समझने के लिए आप एक गिलास पानी ले लो, उस पानी को अगर आप लोटे में डालोगे तो देखोगे लोटे का रूप पकड़ लिया है, और जब गिलास में लेते तो देखोगे तो गिलास का रूप पकड़ा है। अब लोटे से उठा के उसको बाल्टी में डाल दो तो किसका रूप धारण कर लेगा? बाल्टी का रूप धारण कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आकार बदल जा रहा है, लेकिन क्या एक बात हो, जो एक गिलास में मान लो 1 पाव पानी था, तो क्या एक बाल्टी में डालने के बाद 1 बाल्टी हो गया था या 5 लीटर हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। एक गिलास था तो कितना रह गया? एक ही गिलास रह गया। यही कारण है, इसी के कारण मतलब इसका क्या है, आयतन तो नहीं बदला लेकिन आकार क्या हो गया? बदल गया। तो जिसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे? ठोस, सॉरी द्रव। उसे ही क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए अब ध्यान दो, द्रव का क्या होता है? इसी की तरह, जैसे कि ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, इनके बीच क्या होता है? आवर्तन बन जाता होता है। ठोस के बीच, द्रव के बीच क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा इनके कण क्या होते हैं? दूर दूर। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो जब इनके कण दूर दूर होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा? नहीं, कम होगा। तो इनके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकर्षण बल भी क्या होता है? कम। कण ठोस की अपेक्षा कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं, तथा आकर्षण बल कम होता है। किसकी अपेक्षा आकर्षण बल इसका कम होगा? तो ठोस की अपेक्षा कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, जो इसकी अगली पॉइंट है, वो अगली हेडिंग है गैस। तीसरी हेडिंग का नाम क्या है? वो गैस। तीसरी हेडिंग का नाम है गैस। ठीक। अब गैस क्या होता है? तो जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित ना हो, दोनों ही क्या हो? अनिश्चित हो, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? गैस। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, कुछ भी निश्चित नहीं हो, उसे ही हम लोग क्या कह देंगे? गैस। कोई दिक्कत? अब गैस का जो होता है वो क्या होता है? इनके कण क्या होते हैं? द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक दूर दूर होते हैं, तथा इनके बीच आकर्षण बल और ही क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कम होता है। तो इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तथा इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कि देखो, अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो ध्यान दो। ठोस के एग्जाम्पल के लिए आप कुछ पकड़ सकते हो, जैसे कि ठोस के लिए आप समझ सकते हो, लकड़ी आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? लकड़ी हो जाएगा, किताब हो जाएगी, लोहा हो जाएगा, आदि। इसमें आप क्या समझ सकते हो? इसका एग्जाम्पल द्रव में, तो द्रव का आपको पता है, पानी हो जाएगा। क्या हो सकता है? पानी, दूध, तेल, पानी, दूध, तेल आदि। ठीक है। और इसके लिए इसका एग्जाम्पल आपको आप देख सकते हो, गैस सिलेंडरों में जो भरी जाती है, ठीक है, या अमोनिया गैस हो जाएगी, अमोनिया गैस, O2 गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये आज सारी गैसें जो हैं वो क्या हैं कि इसके एग्जाम्पल में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।
हो गया था ना आप लोगों का स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देख लेते हैं, 3 अवस्थाएं देख लें, अब हम लोग चौथी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था हम लोग देख लेंगे, चौथी अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था, चौथी। इस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था, प्लाज्मा। इस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। आप इसको कभी कभी देखे होंगे, जैसे कहीं पे देखो बिजली कड़कते समय आप लोग देखे हो, जब दो बादल आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उनके आसपास का जो माहौल होता है वो वहां पे कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, प्लाज्मा अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पहले आप समझ लो, प्लाज्मा अवस्था के बारे में अभी तक आप लोग सुने नहीं थे, ठोस द्रव गैस के बारे में सुने थे, इसलिए पहले इसके परिभाषा के हम लोग जान लिए। अब इसकी पहले डिटेल तो समझ ले कि कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ पे होती है, कैसे देखी जा सकती है। अब आगे फिर तब हम लोग जानेंगे इसके विषय में। और जब इसके विषय में आप जानबे नहीं करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको पढ़ाने के बाद, चीजें खचरे हो जाएंगी, कुछ दिमाग में नहीं घुसने वाला। तो पहले समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, जब कभी कभी देखो बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके आसपास का जो जलता है वो क्या होता है, कलरफुल होके जलने लगता है, देखे हो कि नहीं। तो जब वो कलरफुल होके जलने लगता है तो वहां पे जो अवस्था होती है उस अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप समझो, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो वह अवस्था, ठीक है, ध्यान रखना। आप कभी देखियो किसी को, मतलब वो इस तरीके का, मतलब किसी का देखियो, एक कटोरा ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो खूब हुमच के खखार के उसमें थूक दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसमें खूब हुमच के खखार के थूक दीजिए, तो उसको अगर कभी ठकेलोगे तो ना तो आगे में जाएगा ना तो पछ में, जहाँ रहेगा वहीं ऐसे टेढ़ मेढ़ हिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके की अवस्था को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा अवस्था। मतलब ये जो प्लाज्मा अवस्था होती है कहीं इधर उधर नहीं जाती, जहाँ पे रहती है वहीं पे पड़ी रह जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया। अब देखो प्लाज्मा अवस्था की परिभाषा क्या होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़ के बाहर कूद जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। मतलब समझो, ये ध्यान दो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये समझो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका ये क्या है, मान लो नाभिक है यहाँ पे, ठीक। अब इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और जब यहाँ से कूद के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर, यहाँ से कूद के कहाँ चला जाएगा, बाहर, तब समझो कौन सी अवस्था वहां पे उत्पन्न हो जाएगी, प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, प्लाज्मा अवस्था। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। तो प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़ के बाहर कूद जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। इसको कब देखा जा सकता है, इसको कब देखा जा सकता है, तो इसको उसी वक्त देखा जाएगा, इसको ध्यान रखना, उसी वक्त देखा जा सकता है जब, कब देखा जा सकता है, तो जब बादलों की टक्कर हो, ठीक। बादलों की टक्कर के समय देखा जा सकता है, या तो सूर्य के आसपास का माहौल, सूर्य के आसपास का माहौल। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से इस अवस्था को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई दिक्कत। अब प्लाज्मा के बाद हम लोग चलते हैं अपनी 5वीं अवस्था और लास्ट अवस्था पे, ठीक है। प्लाज्मा के बाद हमारी जो 5वीं अवस्था आती है, इस अवस्था का नाम है 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। देखो, अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उतना बड़ा कौन लिखने जा रहा है, इसको आदमी शॉर्टकट में कुछ ना कुछ बोलिए देता, तो इसको बोलते हैं BEC। बी से हो जाएगा हमारा बोस, देखो बी से क्या हो जाएगा, बोस। ई से हो जाएगा, ध्यान दो, आइंस्टाइन, अस्सी से हो जाएगा कंडेंसेट। समझ में आ रहा है नहीं। जो हम लोगों की लास्ट अवस्था है इसका क्या नाम है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। अब जो ये BEC अवस्था है, BEC अवस्था क्या है, एक ध्यान रखना, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि आप कोई तो गैस का कण पकड़ लो, कोई आप क्या पकड़ लो, गैस का कण। जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप जन्मे करते हो, इसको क्या होता है, O2, यानी O से क्या होता है हमारा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को 1 लाख बार काट डालिए, इस ऑक्सीजन को क्या कहा गया इस अवस्था में,
कहा गया 1 लाख बार काट डालिए। जो ससुरा आंख से नहीं दिखाई दे रहा उसको 1 लाख बार काट सकते हैं। देख रहे हो, ऐसा ऐसा वैज्ञानिक हुआ है, ऐसा ऐसा वैज्ञानिक लोग हो गए हैं। कहें कि क्या, जो आंख से नहीं दिखाई दे रहा उसको 1 लाख बार काटो और उसका एक टुकड़ा उठा के फ्रिज के अंदर रख दो, तो वहां पे जो अवस्था उत्पन्न होगी उसको बोला जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ऐसा वैज्ञानिक लोग धरती पर पैदा हो गए, महान है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पढ़िए, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो बी इसी समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी गैस का कण पकड़ के उसको 1 लाख बार काट के उसका एक कण उठा के फ्रिज में रख दीजिए, कौन सी अवस्था मिल जाएगी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हो गया यहाँ तक? अब आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक के ऊपर चर्चा किया जाएगा। चलिए, आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया ठीक। अब देखो इतना चीज अब पढ़ लेंगे आज के क्लास के, तो बाद आज का क्लास पढ़ने के बाद जो हम लोगों का जो चैप्टर है वो लगभग 80% क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गलनांक क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? गलनांक, ठीक। पदार्थ की पांचों अवस्था अब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो अब हम लोगों को जो नसीब होगा वो होगा पढ़ने के लिए गलनांक। गलनांक क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान यानी वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी द्रव पिघल के क्या हो जाए, ठोस हो जाए, सॉरी पिघल के नहीं जी, जम के होगा, ठीक है। कोई भी द्रव सीधा जम के क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसका गलनांक। हर एक चीज का गलनांक आपका अलग अलग होगा, जल का अलग होगा, दूध का अलग होगा, तेल का अलग होगा, ठीक है। हर चीज का आपका गलनांक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो गलनांक किसे कहेंगे? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव जम के क्या हो जाए, ठोस हो जाए, उसे क्या कह देंगे, गलनांक। जैसे आप देखते हो कि पानी को फ्रिज व्रिज में रख दो तो क्या हो जाता है, जम के बर्फ हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसका गलनांक। जैसे जल का गलनांक क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जल का गलनांक क्या होता है? जल का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन। केल्विन का मतलब ध्यान रखो, 273 केल्विन। जो केल्विन नहीं जानते होंगे उनको हम पढ़ाएंगे, भौतिक जो है मूल राशियां होती है 7 ठो, उन 7 मूल राशियों में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, केल्विन क्या होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उन सबको आपको हम पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। अब ध्यान दो, केल्विन का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगली हेडिंग, क्वथनांक। क्या नाम है? क्वथ, कैसे लिखेगा जी, क्वथनांक। क्या होगा? क्वथनांक। अब ध्यान से देखो क्वथनांक क्या होता है, ठीक। तो क्वथनांक क्या होगा, वह कम से कम तापमान या कह सकते हो वह अधिक से अधिक तापमान, ठीक है, जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वह अवस्था या वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबल के क्या बन जाता है, गैस। जैसे पानी को देखो, नीचे से आग लगाते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, उबल के क्या होने लगता है, भाप की तरह उड़ने लगता है कि नहीं, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक। क्वथनांक समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाए, सीधा भाप में परिवर्तित हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक, ठीक है। जल का क्वथनांक क्या होता है, ध्यान दो, जल का क्वथनांक, जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है, मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? 273 में बाबू ध्यान दो, एक जोड़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, दो जोड़ेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस, तीन जोड़ेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। जैसे देखो 273, ध्यान रखो 273 पे हमारा कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 274 होगा तो कितना आएगा, 200 कितना आएगा, 200 अगर 74 मान लोगे तो क्या डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री बढ़ा 73 में, एक जुड़ा है ना, यानी एक बढ़ के कितना हुआ, 73 से 74 हुआ है, तो क्या डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? केल्विन में 273, तो जो है डिग्री सेल्सियस में 0, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना डिग्री, 273 केल्विन होता है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, हम लोग समझ लेते ताप तथा दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या होता है ताप दाब परिवर्तन का प्रभाव? दाब तथा ताप परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है।
दाब या ताप से कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो क्या प्रभाव पड़ते हैं जब कोई ठोस, ध्यान रखो, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ते हैं कि जब कोई ठोस, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई ठोस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको नीचे से गर्म कर दो तो क्या हो जाता है, वो पिघल के क्या बन जाएगा, द्रव। जैसे बर्फ है, उसको आग के नीचे रख देंगे, आग के ऊपर रख देंगे, मान लो कोई प्लेट लाए उस पर रख दिए, नीचे से आग लगा रहे हैं तो पिघल के क्या हो जाएगा, पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, संगलन। संगलन किसे कहेंगे, जब कोई ठोस क्या बन जाएगा, द्रव में से, जब कोई ठोस से सीधा क्या बन जाए, द्रव, तो उसे क्या कहेंगे, संगलन। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब कोई ठोस से सीधा क्या बन जाएगा, द्रव, तो क्या बोलेंगे, संगलन। और जब कोई द्रव से सीधा क्या बन जाए, ठोस, तो उसको बोलेंगे जमना। जमना समझ में आ रहा है कि नहीं, जब कोई ठोस से द्रव से सीधा क्या बनेगा, ठोस, तो जमना। और जब कोई ठोस से सीधा द्रव बनेगा तो उसको संगलन। कोई दिक्कत। अब देखो इधर समझते हैं आगे। अब द्रव से जब कोई गैस बनता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, भाप बन के उड़ता है, भाप बन के उड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो क्या होता है, जब कोई द्रव से सीधा क्या बनेगा, गैस, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। जब द्रव से कोई वाष्प में परिवर्तित होता है, गैस बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन। संघनन आप लोग देखे होंगे, कभी आप लोग प्लेट उलेट देखो, खाना वाना बनाते समय, दाल वाल पकाते समय आप लोग प्लेट उठा के देखिएगा तो उस पर देखिएगा नीचे पानी जम जाता है। उस पर नीचे कहाँ क्या जम जाता है, प्लेट के जो परत नीचे भदेली के अंदर की तरफ होता है उस पर क्या जम जाता है, पानी। वो कौन सा पानी होता है बाबू, तो जो भाप बन के पनिया उड़ रहा होता है वो जाके कहाँ लड़ता है, वहां से चिपक जाता है, ठीक। और वहां से नीचे से ध्यान दो, वो इधर से नीचे से भाप बन के जाता है और इधर से टकराता है, तो उस पर क्या होता है, दबाव पड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं, तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया आ जाती है, संघनन। तो जब कोई गैस से द्रव बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन। कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं, जो है ठोस क्या, यहां से ध्यान करो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो जब ठोस से कोई गैस क्या बन जाए, गैस। जब कोई पदार्थ ठोस से क्या बन जाए, गैस, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से क्या बन जाए, सीधा गैस। द्रव ना परिवर्तित हो, द्रव में ना बने, जब कोई वस्तु ठोस से बिना द्रव में बदले ही क्या बन जाए, गैस, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो जब कोई ठोस से सीधा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस, तो उसको ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण, तो जब गैस से कोई क्या बन जाएगा, ठोस, तो उसको बोलेंगे निक्षेपण। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज का क्लास यहीं तक है, आगे के क्लास में हम आप लोगों को पूरा समझा देंगे, ठीक है। हमको भी पूरा हाफ आ रहा है, ठीक। और आप लोगों को ध्यान रखिएगा, आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए एक हम अलग से ही व्यवस्था की है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था, जिसको अपना पूरे तरीके से डाउट क्लियर करना है। जिसको कहीं पे भी दिक्कत होगी डाउट में, वो ध्यान रखना, इस नंबर पे एक मैसेज कर देगा, ठीक है। और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, एक डाउट क्लियर का व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, जिसमें वो क्या हो जाएगा कि लिंक हो जाएगा। तो हम अपना नंबर यहाँ दे दे रहे हैं, आप लोग उस पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, जिसको लिंक होना होगा। लिख लीजिए 8004247977, ठीक है। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। तो जिसको डाउट क्लियर करना होगा पूरे तरीके से, वो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।